हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों, क्लास को प्रोसीड करो। क्लास को आगे बढ़ाओ। आकांक्षा जी, मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करिए। हाँ, आ रही है, आप स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जानवी उपाध्याय आपका सर आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ पूरी दिया टीम की तरफ से एवं अपने सहपाठियों की तरफ से आपका स्वागत पुनः स्वागत करती हूँ। सर, मैं कक्षा प्रारंभ करने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बेटा, बोलिए जल्दी से। सर, यूपीएससी की जर्नी में हमारे ये जर्नी तो बहुत लंबी होती है, सभी को पता है। इस जर्नी में हमें लाखों लाखों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमें जब बीच में बाधाएं आती हैं तो हमें निराश भी हो जाते हैं। तो हमें उस बाधाओं के साथ आगे बढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो सर, इस संदर्भ में कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, नीचे पाँव के नीचे अंगारे, दृश्य यदि चलना है, निज हाथों में हंसते हंसते आपका चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। सर, इसी के साथ आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों को नमस्कार, सुप्रभातम। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपरली कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कुछ कारवां अपना आगे बढ़ाया जाए। और जब बच्चों कारवां अपना आगे बढ़ता है तो नो डाउट देखिए धीरे धीरे हम लोग अब जो इकोलॉजी वाला पार्ट है उसको भी फिनिश करने के कगार पर हैं। चिंता वाली बात है, अभी उसमें टॉपिक है भाई। अभी उसमें बायोडाइवर्सिटी है, अभी इन्वायरमेंट है। मतलब इकोलॉजी वाला जो पार्ट है, कंसेप्चुअल जो बेस है, उसको हम लोग खत्म करने की ओर पे। इसलिए किसी विद्वान ने सही कहा है, चरय वहती चरय वहती, चलते रहिए चलते रहिए। जब एक एक कदम चलते हैं तो मंजिल की ओर बढ़ते हैं। कल हम लोग विशेष रूप से देख रहे थे, जरा आप लोग सोचिए क्या टॉपिक था हमारा, कुछ याद करिए। क्योंकि मैं कहता हूं ना, करोगे याद तो हर बात याद आएगी और बिछड़े दौर की हर मौज ठहर जाएगी। ऑलवेज ट्राई टू रिकॉल समथिंग, ट्राई टू मेमोराइज समथिंग। तो कल बात कुछ हुई थी, यहीं पे लास्ट एंडिंग हुई थी कि यस, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, आई ई आई ए क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ शुरू किया था कि भाई कोई भी परियोजना, चूंकि इकोसिस्टम हमारा ऐसा है, जल्दी से रिपेयर नहीं होता है। कुछ मामलों में खासकर ह्यूमन इंटरवीन हो, जिसकी एक अपनी दिशा है, जिसकी एक अपनी कार्य प्रणाली है। और यदि मानवीय कार्यों से वह सब चीजें डिस्टर्ब होती है, क्षति होती है, तो रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में भाई क्या विकास कार्य हम लोग ठप कर दें, बंद कर दें, पूरी तरह से हम लोग पाषाण युग में पहुंच जाए? तो नहीं भाई। चूंकि आप देखेंगे यह चीज 1950 के बाद जब संभववाद बड़ा पॉपुलर हुआ वेस्टर्न में, खासकर अमेरिका में, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो भाई अंधाधुंध विकास कार्य होने लगे। अब ऐसे में फिर प्रॉब्लम आई, तो वहां पर फिर चर्चा शुरू हुई कि नहीं भाई देखो, कदम आगे बढ़ाएं और फिर पीछे लाएं
और पीछे लाने से कोई फायदा न हो, उससे बढ़िया कदम बढ़ाने से पहले ही एसेस कर लिया जाए कि क्या होने वाला है कि नहीं? एसेस कर लिया जाए, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू करें उससे पहले ही चीजों का विश्लेषण करें कि भाई इस प्रोजेक्ट से क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है, किस स्तर तक हानि होने वाली है और किस स्तर तक लाभ होने वाला है। जैसे मान लो कोई परियोजना हम लगाते हैं कि भाई ठीक इस परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे और यह परियोजना इतने सालों तक हमें 50,000 करोड़ का फायदा देगी। यदि इतना है तो सोचा जा सकता है। फिर इस परियोजना के बनने से आसपास के लोगों को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि भाई क्या है, तो उनके लाइवलीहुड छिन जाएंगे, यानी कि जीविकोपार्जन छिन जाएंगे। आसपास के एरिया में पाए जाने वाले इकोसिस्टम को बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, वेलकम है। सभी लोगों की रजामंदी है, वेलकम है। परंतु वहीं पर यह हुआ कि नहीं भाई, यह परियोजना 5,000 करोड़ की स्थापित हो रही है, परंतु इस परियोजना से होने वाला लाभ डाउट में। परियोजना स्थापित होने के बाद यह हुआ कि अरे भाई ये तो सिस्मिक जोन है, ये भूकंप प्रवण क्षेत्र है और इस भूकंप प्रवण क्षेत्र में भाई इतना बड़ा बांध बना दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि इतना पानी नहीं रोका जा सकता। इसका मतलब है भाई इसका आधा ही लाभ मिल पाएगा, यानी कि फिर गए 2,500 करोड़ बेकार के, पहली बात। दूसरा, इस परियोजना के बनने के बाद बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन, भविष्य में बहुत सारे पर्यावरणीय संकट आ सकते हैं, बहुत सारे पर्यावरणीय संकट आ सकते हैं यहां पर। जैसा कि एग्जाम्पल जाते जाते मैं दिया था इसका, जोशीमठ का। बच्चों, यदि सही असेसमेंट हो जाता, उसके पूरे इतिहास भूगोल को सही से समझ लिया जाता है कि इस परियोजना से एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। एक बड़ी जनसंख्या आखिर कहां जाएगी, कहां विस्थापित होगी भाई, कहां विस्थापित होगी? एक इतनी बड़ी जनसंख्या, उस जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को विस्थापित करोगे, उनके लिए लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन, अन्य चीजों का साधन कैसे इकट्ठा कर पाओगे? यानी कि दूसरी जगह पर दबाव पड़ेगा, दूसरी जगह पर दबाव पड़ेगा, अब प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी। तो दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज ए इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली व्हाट द इंपैक्ट related to environment if we are going to start any kind of environmental project, any kind of developmental project. अब यह शुरुआत जो हुई थी बच्चों 1960 के दशक में अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में उस समय बहुत तेजी से विकास होने लगा था। 1932 में देखोगे अमेरिका ने हूवर डैम बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा डैम हूवर डैम बना। उसके बाद कई और प्रोजेक्ट बनने लगे। भाई ये तो मजा आ गया, ये तो बड़ी तकनीक लाभदायक है भाई, विकास करो विकास करो विकास करो। और विकास की बच्चों ऐसी अंधी दौड़ शुरू हुई, ऐसी अंधी दौड़ शुरू हुई कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम आ गई। तो 1960 के दशक के लास्ट में फिर वहां का नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है एक संस्था है, उसने इस पर असेसमेंट करने का कार्य शुरू किया कि नहीं भाई, कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करें और लास्ट में ये हो कि बंद कर दो, नहीं तो भाई बहुत घाटा हो सकता है। उससे बढ़िया है पहले ही असेसमेंट कर लो और इस लेवल तक असेसमेंट करो। यदि परियोजना में लाभ यदि नहीं दिखता है रेशनल, तो बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हटा दो। और ये भी सुनो, इतना स्ट्रिक्टनेस एक और कर दो कि परियोजना शुरू होने से पहले संबंधित विभाग का क्लियरेंस होना आवश्यक है। यानी कि एक मिनिस्ट्री बना दी गई, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया और उसको यह कर दिया गया
असाइन कर दिया गया कि भाई आपका काम होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है व्यक्ति आपके पास सबसे पहले एप्लीकेशन भेजेगा, आप वहां जाइए, एसेस करिए, देखिए, देन फाइनलाइज करिए, देन चीजों को आगे बढ़ाइए। यह बात सब फाइनलाइज हुई और वहीं से फिर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम फिर आगे बढ़ा। लिखिए नेक्स्ट पैरा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना एवं विधि का उद्भव। एवं विधि का उद्भव 1969 में 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट नेपा के पारित होने के साथ हुआ। उन्नीस सौ सत्तर को या 1970 में, मैं कल 1970 में अमेरिकी राष्ट्रपति 1970 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस पर हस्ताक्षर किया इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य। नंबर 1, मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना। स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना। नंबर 2, पर्यावरण एवं जीवमंडल की क्षति को रोकने। पर्यावरण एवं जीवमंडल की क्षति को रोकने या पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास करना तथा मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य करना। मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना करना। पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना करना। नेक्स्ट,
राष्ट्र के लिए उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों, राष्ट्र के लिए उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों राष्ट्र के लिए उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी तंत्रों की समझ को बढ़ाना, नेक्स्ट पैरा, इस नियम के लागू होने से सभी कार्ययोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य बना दिया गया। बाद के समय में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, फिलीपींस, भारत आदि देशों में भी यह योजना लागू हुई। आगे लिखिए। भारत में हेडिंग दो। लिखिए, भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का प्रारंभ भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का प्रारंभ 1976-77 में हुआ, जब योजना आयोग ने विज्ञान एवं तकनीकी विभाग को नदी घाटी परियोजनाओं का परीक्षण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करने को कहा। बाद में कहा, फुल स्टॉप, बाद में इसका विस्तार उन परियोजनाओं तक भी कर दिया गया। बाद के समय में इसका विस्तार उन परियोजनाओं के लिए भी कर दिया गया
कर दिया गया, जिनके लिए जिनके लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सार्वजनिक निवेश बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। सार्वजनिक निवेश बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। उन्नीस सौ चौरानवे तक केंद्र सरकार द्वारा 1994 तक केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय होता था। सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय होता था और इसे कोई वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। और इसे कोई वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी कर वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी कर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी कर अनेक परियोजनाओं जैसे खनन, तापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, नदी घाटी परियोजना की स्थापना, और संरचनात्मक सुविधाओं के विकास में जैसे सड़क राजमार्ग पत्तन, हवाई अड्डा आदि के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्रिया को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये आप इसमें कह सकते हैं। अब आगे लिखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया।
प्रक्रिया। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया में 9 चरण होते हैं। 9 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण परियोजना के समस्त निष्पादन का प्रत्येक चरण परियोजना के समस्त निष्पादन का आकलन करने में समान रूप से उपयोगी होता है। समग्र निष्पादन का आकलन करने में समान रूप से उपयोगी होता है। सामान्यतः किसी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ सामान्यतः किसी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ स्क्रीनिंग चरण के साथ होता है। स्क्रीनिंग चरण के साथ होता है, जिसमें समय एवं संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। जिसमें समय एवं संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। क्रियान्वयन ऐसे प्रस्ताव के साथ किया जाता है। क्रियान्वयन ऐसे प्रस्ताव के साथ किया जाता है जो पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। जबकि समाप्ति एक ऐसे रिपोर्ट के साथ होती है जो पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। जबकि समाप्ति एक ऐसी रिपोर्ट के साथ होती है जिसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाने हैं। जिसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट पैरा, लियोपोल्ड मैट्रिक्स। लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक विधि है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक विधि है। फुल स्टॉप। इस मैट्रिक्स में लंबवत अक्ष के सहारे प्रस्तावित कार्य योजना से प्रभावित होने वाली पर्यावरणीय दशाओं को तथा क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रस्तावित योजना से संबंधित
प्रस्तावित योजना से संबंधित कार्यों को दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है, इसका मतलब जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमें प्रभाव दुष्प्रभावों को कम करना है और योजना के लाभ को बढ़ाना है दूर तक। प्रस्तावित योजना संबंधित कार्यों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पैरा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के कुछ प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। के कुछ प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 स्क्रीनिंग, नंबर 2 प्रयोजन, नंबर 3 बेसलाइन अध्ययन, बेसलाइन अध्ययन, नंबर 4 प्रभावों की भविष्यवाणी, प्रभावों की भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन ऑफ इंपैक्ट, इम्पैक्ट। तो बच्चों ये यहां पे हमें कुछ चीजों को देखना होगा कैसे क्या है। भाई स्क्रीन का मतलब पहले हम छांटें कि कौन कौन सी परियोजनाओं का हमें एसेस करना है। एक 4 परियोजनाएं हैं, इनमें से ठीक है, देखते हैं भाई कौन सी ठीक लग रही है इनिशियली। दूसरा फिर उसमें आप करें प्रयोजन, इसका स्कोप क्या है, यानी कितना लाभ हो सकता है, कितनी हानि हो सकती है, कैसे। फिर एज ए होल बेसलाइन अध्ययन कि भाई ये अब है इस समय, उससे आगे फिर आगे क्या होगा, है ना। कि यदि ये परियोजना बनती है तो कहीं ऐसा तो नहीं इसे नीचे ले जाए डिग्रेड करा दे, प्रॉब्लम हो जाए। एटलीस्ट इस परियोजना होने से जितना है उतना तो बना रहेगा, बहुत अच्छा नहीं होगा तो नीचे भी नहीं जाएगा ना भैया, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा, जैसे आपने देखा भी उत्तराखंड में, है ना। फिर प्रभावों की भविष्यवाणी, यस भाई असेसमेंट के बाद ये हुआ ना भाई, ये तो हुआ, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, तो भाई बंद करो, छोड़ो इसको, कुछ और सोचो, नया विकल्प सोचते हैं, नया विकल्प सोचा जाए। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहां पर इन सब पे कार्य होते। आगे लिखो नेक्स्ट हेडिंग, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के घटक। घटक यानी कि कौन कौन सी चीजों का अध्ययन होता है, क्या क्या चीजें देखी जाती। लिखिए सबसे पहले बच्चों वायु,
पर्यावरण देखा जाता है। नंबर 1 वायु पर्यावरण, कि भाई यह परियोजना स्थापित होगी, इस एरिया में इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आएंगे एटमॉस्फेयर में। जैसे कभी माइनिंग देखिए कि मान लो कोई एरिया है, यहां पर माइनिंग होनी है, इसके नीचे यहां पर बड़ी मात्रा में कोयला मिल रहा है, कम गहराई में ही है, तो इसका मतलब यहां पर ओपन माइनिंग होगी। दो माइनिंग होती है ना, सॉफ्ट माइनिंग, ओपन माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग मतलब मान लो कोई एरिया है, खनिज यहां काफी गहराई में 1000 मीटर की गहराई में यहां पे मिल रहा है, तो यहां पे होल बनाया जाता है, और होल बना के यहां पे मजदूरों को उतारा जाता है, और उसी होल के थ्रू फिर मटेरियल बाहर भी निकाला जाता, व्यवस्था होती। तो यह सॉफ्ट माइनिंग। यह है ओपन माइनिंग। क्या भाई, इस एरिया में मान लो यहां पर वन लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, घने एरिया है, तो यह हुआ कि भाई यदि ये इस एरिया में ये जो इंपोर्टेंट जंगल हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे हैं एंडेमिक टाइप में है, यानी कि यहां यदि खत्म हो गए तो फिर दुनिया में कहीं मिलेंगे नहीं। अच्छा भाई, ऐसी बात है। फिर दूसरी बात, यदि आपने इनको हटा दिया, माइनिंग शुरू कर दी, तो जब खदान होगा तो यहां पर बड़ी मात्रा में खनन से वातावरण में धूल उड़ेगी, बहुत अधिक मात्रा में धूल उड़ेगी। धूल इतनी दुश्वार कर देगी लोगों के जीवन को, क्योंकि वहां पे हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। अरे भैया रोको रोको ना भाई, ऐसा कोई बात नहीं, इस एरिया में पेड़ पौधों से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनिंग हो तो हम टेक्निक ये वाली यूज करें, यदि ऐसा तो माइनिंग से कोई इस एरिया में प्रॉब्लम नहीं होगी, देन पास। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, वायु पर्यावरण, यानी कुछ एरिया में धूल कण वगैरह उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे जो लोगों के जीवन को दुष्प्रभावित करे। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दो बच्चों, आप लोगों ने तलचर का नाम सुना होगा, उड़ीसा में आपका बड़ा फेमस नगर है तलचर या तालचर। इस नगर में कोयले की अत्यधिक खुदाई के कारण, बहुत अधिक उस क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट होने के कारण बच्चों उसके बाद इन्वायरमेंट में धूल के कण, काले काले धूल के कण उड़ते रहते, पता आप लोगों को, उड़ते रहते। आप अपना कपड़ा बाहर टांग दीजिए, देखिए लेयर से जम जाएगी, लेयर जम जाएगी बच्चों, काले काले छोटे छोटे सूट्स। तो ये दूसरा, ध्वनि शोर पर्यावरण। ध्वनि और शोर पर्यावरण, भाई इस एरिया में प्लांट लगेगा ना, बहुत आवाज होगी, आसपास की रिहायशी बस्तियां जो होंगी ना दुष्प्रभावित हो जाएंगी। फिर या यह हो सकता है कि इस एरिया में जो जंगल के बीच में एक थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हो, हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हो, कुछ और लगा रहे हो, मशीनरी, बड़ी मशीनरी यूज हो रही है, तो उससे इतनी ज्यादा आवाज होती है, इतनी ज्यादा आवाज होती है कि जीव जंतुओं के आवास पर प्रभाव पड़ सकता है, उनके फंक्शन पर प्रभाव पड़ सकता है, कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो भाई हटाओ हटाओ हटाओ, इसको भाई नहीं करना, ठीक है। या असेस हुआ कि नहीं भाई एवरीथिंग इज फाइन, देन गो हेड। जलीय पर्यावरण, यानी पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ गए बच्चों, पानी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें देखना। नेक्स्ट जैविक पर्यावरण,
जैविक पर्यावरण, देन फिर भूमि पर्यावरण, भूमि पर्यावरण, नेक्स्ट सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य पर्यावरण, स्वास्थ्य पर्यावरण, ये भी सोचने वाली बात है। जोखिम आकलन, जोखिम आकलन, फिर आपको और कई सारी चीजें देखनी है भाई। पर्यावरण प्रबंधन योजना, सोचिए बच्चों, यानी कि आप कई स्तर से चीजों को देख सकते हैं। वायु पर्यावरण, वायु में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे ध्वनि वगैरह कितनी होगी, जलीय स्थिति क्या बनेगी। ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट के बनने से इस एरिया में जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, सरफेशियल वाटर, लेक वाटर जो भी है, रिवर वाटर, सब पोल्यूटेड हो जाएंगे। तो नहीं भाई, नहीं कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं, चल सकते तो ठीक है, इट में भी कंटिन्यू। जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना के बनने से बड़े एरिया में जंगल कट जाएंगे बच्चों। जंगल कटने से इस एरिया के जीव जंतुओं का विस्थापन होगा, कहां जाएंगे। आवास की क्षति होगी, बहुत सारे मर जाएंगे। नहीं भाई, होल्ड। देन फिर भूमि पर्यावरण, भूमि खराब हो जाएगी, कैसी होगी, इन सभी चीजों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य, इस परियोजना के बनने से लोगों का लाइवलीहुड क्या खराब हो जाएगा, जीविकोपार्जन खत्म हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम आएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक आर्थिक, क्या इस परियोजना के बनने से बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन होगा। यदि विस्थापन होगा बड़ी संख्या में, नहीं भाई, होल्ड करो, है ना। उस एरिया में प्रोजेक्ट के बनने से बहुत ज्यादा धूल कण उड़ेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार की लंग्स की बीमारियां, उस एरिया में प्रोजेक्ट के बनने से वायु जल प्रदूषित होगा, जिससे पेट की प्रॉब्लम, जैसे गैस्ट्रोइंटेराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। अरे भाई रोको। इस तरह से उसका हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा, इन सभी का हमें अध्ययन करना। चलिए भाई, तो ये सब चीजें आपकी इंपोर्टेंट हो गई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के घटक। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सभी को पूछा जाता है। बोलिए भाई, कोई किसी को बात समझ में ना आई हो, कोई ऐसी बात जो बच्चों को समझ में ना आई हो। परियोजना या योजना, बेटा परियोजना होगा। योजना परियोजना में थोड़ा अंतर हो जाता है। योजना सिर्फ बेटा मन के तक रहती है, योजना मैं बना रहा हूं, योजना मैं बना रहा हूं बेटा, तो वो मानसिक लेवल तक रहती है। परियोजना फिजिकल फॉर्म में आ जाती है। जैसे भाई वहां एक बड़ी परियोजना स्थापित की गई, इसका मतलब वो एक मटेरियल के रूप में सब चीजें सामने आ गई। समझ गए। शिवराम लिखते हैं, बिल्कुल सर हम लोग समझ गए, नो प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में एक और टॉपिक हम लोग आगे देखते हैं, और ये कई बार पूछा जाता है, और वह टॉपिक है पारितंत्र के घटक।
पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटकों की जब बात होती है बच्चों, तो पारितंत्र में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, पहला अजैविक घटक, और दूसरा है जैविक घटक। बायोटिक बहुत बड़ा एरिया है, यानी कि बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें, जैसे भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक। भौतिक में क्या है भाई, तापमान, आर्द्रता, इसी के अकॉर्डिंग होती हैं। कई रूपों में पहले भी डिस्कस हो चुका है, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब एंड लास्ट है स्थलाकृतियां। ये सब बच्चों इंपोर्टेंट घटक। ठीक है, कार्बनिक, प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हार्मोन्स, कार्बनिक में भाई आ जाइए जल, वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय गैसें, मिट्टी, खनिज, चट्टान। ये देखिए, ये कुछ कह सकते हैं। इधर जैविक में आ जाओगे तो उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता, अपघटक, अपघटक। ये तीन देखे जाते हैं मुख्य रूप से कहीं पर भी इकोसिस्टम में। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद क्या है? स्थलाकृतियां बेटा, वायुमंडलीय दाब के बाद है स्थलाकृतियां भौतिक कारक में। तो ये सब कारक, ये जो जितने भी घटक हैं बच्चों,
ये घटक आपस में काम करते हैं, इनका आपस में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ता है तो सभी ये चीजें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। किसी भी इकोसिस्टम में प्रकाश, तापमान बहुत जरूरी होता है। जैसे प्रकाश नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तापमान नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाएगी, वृद्धि विकास मंद हो जाएगी। आप देखेंगे इसीलिए पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान चूंकि बहुत कम पाया जाता है, इसलिए वहां पर आप देखेंगे उत्पादकता लगभग नगण्य है। क्यों बच्चों? ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पादकता बहुत निम्न है भाई। क्यों? तापमान माइनस में है। ऑलवेज टेम्परेचर फाउंड इन बिलो द जीरो, तो बिलो द जीरो पर जीव थोड़ी ना होंगे, हमेशा जहां रहेगा, है ना। फिर आपका स्थलाकृतियां, यस कोई बच्चा बोला स्थलाकृतियां, बिल्कुल बेटा। ऊंचाई बढ़ती है, जीव जंतुओं का रूप, रंग, आकार सब बदलने लगता है, फूड हैबिट सब बदल जाता है। जैसे आप देखोगे ऊंचे भागों में हाथी नहीं मिलेगी, भारी भरकम जीव जंतु नहीं मिलेंगे। ऊंचे आकारों पर भारी भरकम जीव जंतु नहीं मिलेंगे बच्चों, वहां पर छोटे छोटे जीव मिलेंगे। ये बड़ी खास बात है। तो वहां की कहानी दूसरी होगी। तो ये ऊंचा, वही मैदानी भाग है, यहां पे भारी भरकम जीव जंतु मिलेंगे। क्यों? आसानी से मूवमेंट कर सकते, इधर उधर जा सकते हैं। क्या ऑर्गेनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये भी इंपॉर्टेंट। इन्हीं सबके प्रभाव के अनुसार बच्चों ये जो आपके घटक दिख रहे हैं, इन्हीं घटकों के आधार पर ही आप देखोगे विभिन्न प्रकार के पारितंत्र आपके बनते हैं। अगली हेडिंग दो, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। प्राकृतिक पारितंत्र के प्रकार। नंबर 1, टेरेस्ट्रियल और दूसरा जलीय। एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी के ऊपर 29% लैंड एरिया है ना, और इस 29% लैंड एरिया पर लगभग 20% जीव जंतु मिलते हैं, जीव जंतु वनस्पतियां। यह एरिया नियरली 71% एरिया कवर करता है और यहां लगभग 80% बायोडाइवर्सिटी मिलती है। यहां पर परिस्थितियां अलग हैं, अलग तरह से जीव जंतु एक्शन रिएक्शन करते हैं, यहां पर अलग तरह की कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब इसमें जब देखोगे आप लोग तो अलग अलग मिलते हुए दिखाई देंगे। जैसे पहला वन पारितंत्र, दूसरा घास के मैदान पारितंत्र, घास के मैदान पारितंत्र, इधर मरुस्थल,
मरुस्थल, इधर टुंड्रा। ये देखिए, ये जो मैदान है बच्चों दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, पढ़ा आप लोगों ने भूगोल में, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। यहां पे देखना है। फिर दूसरा, वन पारितंत्र में ही आप देखेंगे कई तरह के वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मॉनसूनी वन, मॉनसूनी वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, बोरियल टैगा वन। याद रहेगा बच्चों, कई तरह के वन होते हैं ना, वन जो होते हैं कई तरह के होते हैं, और प्रत्येक वनों में अपनी अपनी खास तरह की इकोसिस्टम देखा जाता है। देन भाई अगला आ जाओ, एक्वेटिक साहब जी, ये भी कई तरह के होते हैं। नंबर 1 एलवरी जली पारितंत्र, ये भी फिर दो तरह की हो जाती है बच्चों, स्थिर जल लैंटिक, बहता जल लॉटिक, ये मीठा पानी है तो समुद्री, समुद्री मतलब खारा पानी। खुला समुद्र, प्रवाल, तटरेखा। देन बच्चों तीसरा है संक्रमणी, संक्रमणीय जल पारितंत्र। तो इसमें क्या है भाई, आपके मैंग्रोव, आर्द्र भूमि, फिर आपका वहीं पर ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख आदि। बना लिया बच्चों? अब इनके एक एक देखते हैं, वन बाय वन, वन बाय वन। बन गया? चलिए बच्चों ने लिखा डन। तो यहां पे बच्चों ध्यान रखना, सिंपल पहला क्या है, 2 है, स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र। फिर
इसी में आप देखोगे पहला होगा स्थलीय में जब हम चलते हैं तो स्थल पर वन कहीं मिलते हैं, फिर वन भी कई प्रकार के हो जाते हैं बच्चों। स्थल पर घासें मिलती हैं, घासें भी दो प्रकार की हो जाती हैं। स्थल पर आप देखोगे मरुस्थल, मरुस्थल भी यदि देखोगे तो लार्ज स्केल पर दो प्रकार के हो जाएंगे। क्या गए गर्म मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल, फिर टुंड्रा अलग से दिया हुआ है। इसमें आएंगे जलीय में, तो जली में तीन प्रकार के हो जाते हैं। लवड़ी जल, लवड़ी जल का मतलब मीठा पानी, यानी नदियां और झीलें वगैरह जो आंतरिक भागों में स्थित हैं। दूसरी बात समुद्री यानी खारा जल, खारा जल में भाई महासागर वगैरह में जो भी स्थिति है। एंड तीसरा जो है बच्चों संक्रमणी, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा खारापन है ना तो एग्जैक्टली मीठा है। तो वह स्थिति कहाँ मिलती है? जहां मैंग्रोव वगैरह मिलते हैं, तट वगैरह होते, जहां नदियां आती हैं, वहीं पर सामान्य रूप से देखे जाते हैं। अब जरा इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम लोग वन पारितंत्र में। बच्चों लिखो वन पारितंत्र। वन पारितंत्र, वन पारितंत्र एक महत्वपूर्ण पारितंत्र इस रूप में है कि एक महत्वपूर्ण पारितंत्र इस रूप में है कि यहां पर जैव रासायनिक उत्पादकता, यहां पर जैव रासायनिक उत्पादकता अत्यधिक पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है, अत्यधिक पाई जाती है। अतः यहां पर जंतुओं की उपलब्धता भी बहुत अधिक पाई जाती है। जंतुओं की उपलब्धता भी बहुत अधिक पाई जाती है। वन पारितंत्र को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है जिन पर अक्षांश का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अक्षांश एवं ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। अब इसी में लिखो नंबर एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन। ये वन सामान्य रूप से विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तथा तापमान का औसत 27-28 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। ये वन
अत्यधिक घने होते हैं, अतः सूर्य की किरणें नीचे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती हैं, नीचे सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रकार के वनों में अत्यंत लंबे एवं विशाल वृक्षों की उपस्थिति पाई जाती है, जो अपने शीर्ष पर कैनोपी बनाते हैं, कैनोपी बता रहा था आपको क्या है कैनोपी। तो क्या भाई प्लांट इतने डेवलप हो गए हैं कि देखो इतने डेवलप हो गए हैं कि अब यहां पर सूर्य की किरणें नीचे नहीं जा पाती, यहीं पर रोक ली जाती है। तो नीचे वाले पौधे क्या करेंगे, अधिपादपी होंगे। इस क्षेत्र में लताओं या अधिपादपीय वृक्षों की, अधिपादपीय वनस्पतियों की प्रमुखता भी पाई जाती है। इन वनों का विस्तार अमेजन बेसिन, कोंगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, सुदूर पूर्व मतलब इंडोनेशिया, सुदूर पूर्व के द्वीपों में बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ब्राजील के अमेजन बेसिन में इन्हीं वनों को, ब्राजील के अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में इन्हीं वनों को सेल्वास कहते हैं। पढ़ाया था, याद करिए आप लोग, सेल्वास कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी वन। इन वनों के पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। यहां के वृक्षों में साल, सागौन, शीशम, बांस, महुआ, आम, इमली आदि प्रमुख हैं।
आदि प्रमुख हैं, आदि प्रमुख हैं। आदि प्रमुख हैं। भारत में, भारत में अंडमान, भारत में प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो,